नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों को, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार शुभ संध्या में मैं स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। मौर्य साम्राज्य से संबंधित मैंने कल चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार जैसे राजाओं की बात की थी। आज जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड होने वाली है, जो कि अशोक सम्राट के ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है, ये मैंने एक तरीके से आप लोग मान लीजिएगा कि दूध में से जिस तरीके से मक्खन निकाला जाता है, उसी तरीके से मैंने ये स्लाइड तैयार की है आपके लिए। और ये स्लाइड में से आपके लिए क्वेश्चन जहाँ से भी बनेगा तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है दोस्तों, समझते हैं बात को कि अशोक ने किन किन अभिलेखों की, शिलालेखों की, स्तंभ लेखों की और गुफा अभिलेखों की चिन्हित करवाए थे। उन्होंने गुफा अभिलेख बनवाए थे। इन सभी बिंदुओं पर ट्रिक के माध्यम से, जैसे कि एक ट्रिक की मैं बात कर लेता हूँ। शाम को सोए जो गधा है, केबीएस जैसी ट्रिकों पर मैं बात करते हुए आगे बढ़ूंगा और आपके दिमाग में एक एक बात को अच्छे से उतारते चलूँगा और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको ये स्लाइड जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। समझते हैं मौर्य साम्राज्य में अशोक को। चलिए बात करेंगे। बिंदुसार के बाद में ये शासक बनता है, अर्थात बिंदुसार का ये बेटा होता है। कौन? अशोक, जो कि एक महान सम्राट था। ठीक है, इसके मंत्री कौन थे? राधागुप्त थे। दोस्तों, अशोक को किसने क्या क्या कहा है? जैसे कि अशोक को पुराणों में कहा गया है, क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। मास्की अभिलेख में क्या कहा गया है? बुद्ध शाक। ठीक है दोस्तों, और जूनागढ़ अभिलेख में क्या कहा गया है? अशोक मौर्य। इसी तरीके से बराबर की गुफा अभिलेख में क्या कहा गया है? प्रियदर्शी। और भाब्रू अभिलेख में क्या कहा गया है दोस्तों? मगधाधीराज। क्या कहा गया है? मगधाधीराज। दोस्तों, अशोक को अशोक के कई नाम से पुकारा गया है, जैसे कि प्रियदर्शी, अशोक मौर्य, बुद्ध शाक और मगधाधीराज। और ये जो थे कौन? अशोक जो बुद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले ये शैव धर्म के अनुयायी थे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले ये शैव धर्मी थे। इनकी माता शुभ्रांगी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शुभ्रांगी। अभिलेखों में इनकी भाषा कैसी थी? प्राकृत भाषा, जिसे अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है, या फिर प्राकृत भाषा में इनके अभिलेख को लिखा गया है। दोस्तों, इनकी लिपियों की मैं बात कर लेता हूँ। इनकी लिपि कौन कौन सी है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि ब्राह्मी अभिलेख, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। ये जो 4 लिपियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी लिपि जो कि भारत में प्रचलित थी, और खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में प्रचलित थी। इसी प्रकार से अरमाइक और ग्रीक जो लिपियां थी वो अफ़गानिस्तान में प्रचलित थीं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि अशोक उज्जैन का गवर्नर था, मतलब उज्जैन का प्रांतपति था। किसके समय में? ये बिंदुसार, मतलब अपने पिता के समय में अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। इनके बारे में और मैं बात कर लेता हूँ कि उज्जैन में तक्षशिला, खस और नेपाल में जो युद्ध हुए थे वो किसने दबाए थे? तो वो दबाए थे किसने? अशोक ने दबाए थे। जो अशोक का भाई था सुमीम, जो कि तक्षशिला का गवर्नर था। और अशोक कहाँ के गवर्नर थे? ये थे उज्जैन के। तक्षशिला में कुछ विद्रोहियों ने, वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। सुमीम ने उस विद्रोह को नहीं दबा पाया दोस्तों। इसके बाद में पहुँचते हैं कौन? अशोक ने उस विद्रोह, मतलब तक्षशिला के विद्रोह को दबाया और वहाँ पर राज किया। इसी तरीके से खस और नेपाल जैसे क्षेत्रों पर इन्होंने विद्रोह को दबाया और वहाँ की सत्ता को हासिल किया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। देखिए, अशोक जो है ना, अशोक जब सम्राट बनता है तो अपने शासन के 8वें वर्ष के बाद में जो कि महान युद्ध होता है कलिंग का, 261 ईसा पूर्व में, कौन सा? कलिंग युद्ध, वो 8वें वर्ष में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों की मैं बात कर लेता हूँ। अशोक के अभिलेख कौन? अशोक के अभिलेखों में शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया, और यहाँ पर गुफा अभिलेख भी हो गया। ठीक दोस्तों, शिलालेख, स्तंभ लेख। अब शिलालेख को समझ लेते हैं। शिलालेख होता क्या है? शिलालेख मतलब शिल माने होता है क्या? पत्थर। शिल माने होता है पत्थर, और किसी पत्थर की आकृति को बना करके उसमें कुछ लाइनें या कुछ संदेश या कुछ ऐसी बात जिससे कि प्रजा को क्लियर हो सके कि ये किसी राजा ने इसमें कुछ उद्धृत करवाया है। ठीक है, अभिलेख माने होता है लिखा हुआ, पत्थर पर लिखा हुआ। जैसे ये मान लीजिएगा आपका एक चौवांगमुखी, मैं एक
बना देता हूँ स्तंभ लेख इस तरीके का। दोस्तों इस तरीके का समझ लीजिएगा, बात को चलते हैं आगे बढ़ते हुए। तो ये जो है चौमांगमुखी इस तरीके का, ये एक स्तंभ लेख हो गया जो कि एक पत्थर का बना हुआ है और इसी में कुछ आयतें मतलब कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जो कि प्रजा को संतुष्ट करने के लिए, प्रजा को समझाने के लिए, प्रजा के लिए अच्छी बात या कोई संदेश होता है। इस तरीके से इसको क्या कहा जाता है, शिला अभिलेख या स्तंभ लेख। ठीक है दोस्तों, मतलब शिल पर लिखी हुई बात को क्या कहेंगे, शिला अभिलेख या स्तंभ लेख। इसी तरीके से गुफाओं पर लिखे हुए अभिलेख को क्या कहेंगे, गुफा अभिलेख। तीनों की मैंने चर्चा कर ली है, आगे बढ़ते हैं। शिला अभिलेख, शिला अभिलेख की मैं बात करूंगा तो शिला अभिलेख दोस्तों दो हैं, एक बृहद शिलालेख, एक लघु शिलालेख। तो बृहद शिलालेख है ना, बृहद शिलालेख दोस्तों उनकी संख्या कितनी है, 14 संख्या कितनी, 14 संख्या का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, ये मैंने एक शिलालेख बना दिया, बृहद शिलालेख। ठीक दोस्तों, इसमें अशोक ने अपनी 14 बातों को मेंशन किया है इस तरीके से, मतलब 14 लाइनें बनी हुई हैं, इसी को कहा गया है 14 शिलालेख, मतलब 14 लाइनें 14 शिलालेख। ठीक है दोस्तों, तो ये 14 लाइनों को 14 शिलालेख कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 14 शिलालेख कहाँ कितने स्थानों पर मिले हैं दोस्तों, ये 8 स्थानों पर मिले हैं। इसी तरीके से लघु शिलालेख, मैं लघु शिलालेख की बात करता हूँ तो ये जो है ना, इनकी संख्या कितनी है, मतलब 13 लाइनें हैं, इसमें लाइनें हैं और कितने स्थानों पर मिले हैं, ये 17 स्थानों पर मिलते हैं। इसी तरीके से मैं स्तंभ लेख की बात कर लेता हूँ। अभी मैंने शिलालेख भी, शिलालेख में बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख। दोस्तों इसी तरीके से स्तंभ लेख में बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेख की बात करता हूँ तो बृहद स्तंभ लेख में जो संख्या है उनकी कितनी है, 7, मतलब 7 लाइनें हैं। कितने स्थानों पर मिले हैं, ये 6 स्थानों पर मिले हैं। इसी तरीके से लघु स्तंभ लेख की संख्या कितनी है, 6, और कितने स्थानों पर मिलते हैं, ये 5 स्थानों पर दोस्तों मिलते हैं। ये देखिए आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको ऐसे या चुटकियों में याद करवा दूंगा इस तरीके से कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करेंगे, चलिए हाँ, गुफा अभिलेख। गुफा अभिलेख अशोक ने कहाँ पर बनवाए थे, तो दोस्तों ये बराबर की पहाड़ियों पर, कहाँ पर, बराबर की पहाड़ियों पर बनवाए थे। अब हम एक ट्रिक को यूज करता हूँ, कौन सी ट्रिक है वो आपकी, जो अशोक ने गुफा अभिलेख कौन कौन सी बनवाए थे, कड़चौपर, विश्व झोपड़ी और सुदामा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैंने ट्रिक की है, मतलब ट्रिक बनाई है, वो है ट्रिक आपकी KBS, मतलब कड़चौपर के, विश्व झोपड़ी B, सुदामा से S, मतलब K से कड़चौपर, B से विश्व झोपड़ी और सुदामा से S। तो आप याद रखिएगा कि KBS कड़चौपर, B से विश्व झोपड़ी और S से सुदामा। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अशोक ने गुफा अभिलेख, कड़चौपर, विश्व झोपड़ी और सुदामा जैसी गुफाएं बनवाई थी। ठीक, किनके लिए बनवाई थी अशोक ने, ये बनवाई थी दोस्तों आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, बृहद शिलालेख की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपके बृहद शिलालेख कितने स्थानों पर मिले हैं, 8 स्थानों पर। उन 8 स्थानों को इस तरीके से याद करिएगा, एक बार मेरे साथ आप दोहरा लीजिएगा, आपको 100% आपको याद हो जाएगा। याद करिए, जैसे कि शाम को सोए जो गधा है, याद करिए, शाम को सोए जो गधा है। दोस्तों शाम, सा से हो गया आपका सवाजगढ़ी, माँ से हो गया मानसेरा, को से हो गया कालसी, सो से हो गया सोपारा, ए से हो गया एर्रीगुड़ी और जो से हो गया जौगढ़ और गा से हो गया गिरनार और धा से हो गया धौली। शाम को सोए जो गधा, ठीक दोस्तों याद रखना, शाह से सावाजगढ़ी, माँ से मानसेरा, को से कालसी, सो से सोपारा, ए से एर्रीगुड़ी, जो से जौगढ़ और गा से गिरनार और धा से धौली। आप लोग याद करिए, शाम को सोए जो गधा। और ये जो सवाजगढ़ी और मानसेरा है, ये दोस्तों कहाँ से, ये पाकिस्तान में है। और कालसी अभिलेख
कालसी अभिलेख उत्तराखंड में और सोपारा अभिलेख महाराष्ट्र में, एर्रागुडी अभिलेख आंध्र प्रदेश में, इसी तरीके से जौगढ़ अभिलेख जो है उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, जौगढ़ के बाद में है आपका गिरनार अभिलेख गुजरात में और धौली उड़ीसा में। आप लोगों को याद हो गया होगा कि शाम को सोए जो गधा है वो आपको इसीलिए सवाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, सोपारा, एर्रागुडी, जौगढ़, गिरनार, धौरी 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये आपके बृहद शिलालेख जिस पर 14 लाइनें लिखी हुई हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे 14 लाइनें जिस तरीके से लिखी गई हैं, तो उसमें पहली लाइन में क्या है, दूसरी लाइन में क्या है, तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ, तीसरी लाइन में क्या संदेश है राजा का। राजा मतलब अशोक का अपनी प्रजा के लिए या अपने प्रशासकों के लिए कई प्रकार के बिंदुओं पर चर्चा हुई है। ये अभिलेख किस लिए बनाए जाते थे दोस्तों, तो उस समय कागज़ पेन पत्र का कोई वो नहीं था, इसलिए वो लोग क्या करते थे, राजा प्राचीन काल में किसी पत्थर पर अपनी बात लिख देते थे जो कि प्राचीनतम कई वर्षों तक उसका अमिट नहीं होता था। ठीक है, चलिए बृहद शिलालेखों की बात कर लेता हूँ। 14 मैंने शाम को सोए जो गधा है, आप लोग याद कर लीजिए, सवाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, सोपारा, ए से एर्रागुडी, जो से जौगढ़, गा से गिरनार, धा से धौली। 14 अभिलेख, 14 लाइनें क्या हैं। पहले में कहा गया है कि पशु हत्या पर निषेध कहा गया है। क्या दोस्तों, पशु हत्या। और इसी में कहा गया है कि राजसी भोजन के लिए 2 मोर और 1 हिरण का वध करते थे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मोर और 1 हिरण का वध करना होता था राजसी भोजन के लिए। दोस्तों यहीं पर मैं दूसरी लाइन में मतलब दूसरे शिलालेख में बात कर लेता हूँ, उसमें 5 प्रांतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए तीसरी लाइन में क्या लिखा है कि युक्त, राजुक और प्रादेशिक की बात की गई है। मतलब 3 से 3 लाइन में 3 चीज़ों की बात की गई है, युक्त, राजुक और प्रादेशिक। दोस्तों याद रखना, युक्त, राजुक, प्रादेशिक, मतलब 3 में, तीसरी लाइन में 3 बातें लिखी हैं कि युक्त, राजुक और प्रादेशिक की बात कही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 5वें में। 5वें में क्या, चौथे में क्या है कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को स्थान देना। क्या, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को स्थान देना। इसी तरीके से 5वें शिलालेख में क्या कहा गया है कि महामात्रों की नियुक्ति की जाएगी। प्रति 13 वर्षों के बाद महामात्रों की या महाधम्म पात्रों की नियुक्ति की जाएगी, जो कि अपने जो प्रांतीय प्रजा के लिए ये एक प्रजा के लिए काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैंने 5 तो इम्पोर्टेंट आपके लिए करवा दिए। इसके बाद में मैं लास्ट में जो है आपका वो मैं कर लेता हूँ क्या कि 13वें जो शिलालेख में क्या लिखा है, उसमें है कि 5 यवन शासकों का उल्लेख किया गया। आपके लिए पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आप 100% रट लीजिएगा कि 13वें शिलालेख में क्या है कि 5 यवन शासकों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। 8वीं जातियों का उल्लेख किया गया है। क्या, 8वीं जातियों का। तीसरे में क्या है कि कलिंग का युद्ध जो है किस शिलालेख में है, ये 13वें शिलालेख में है। कलिंग का वर्णन, कलिंग विजय का वर्णन किस में है, 13वें शिलालेख में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ कि प्रथम लाइन में क्या लिखा हुआ है। प्रथम लाइन में लिखा हुआ है कि पशु हत्या पर निषेध। इसी में और क्या कहा गया है कि राजसी भोजन में 2 मोर और 1 मृग को मारने पर राजसी भोजन बनेगा। ठीक है, इसी में दूसरे में क्या कहा गया, दूसरी लाइन में क्या कहा है कि 5 राजाओं का उल्लेख किया गया है। दूसरी लाइन में कहा है 5 प्रांतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं तीसरे लाइन में। तीसरे लाइन में मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है कि तीसरी लाइन में 3 का मतलब हो गया आपका युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक तीनों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। चौथी लाइन में क्या कहा, चौथी लाइन में कहा गया है कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, चलिए 5वीं लाइन में क्या कहा गया है। 5वीं लाइन में कहा गया है प्रति 13वें वर्ष अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए महाधम्म पात्रों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी में 13वें जो 5 तो हो गए आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी में एक 13वां जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं इसको 3 स्टार दूंगा दोस्तों। 3 स्टार नहीं, जितने भी स्टार दो वहाँ से कम है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। 13वें शिलालेख में क्या कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया है कि 8वीं जातियों का उल्लेख किया गया है। किसमें, 13वें शिलालेख में दोस्तों। आगे
इसी में कहा गया कि 5 यवन शासकों का भी उल्लेख किया गया है दोस्तों। और एक और कहा गया है कि जो कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है दोस्तों, तो ये कहा गया है किसमें? 13वें शिलालेख में। आप लोगों को याद हो गए होंगे क्या कि शाम को सोए जो गदा है ट्रिक के माध्यम से, शाम सा से हो गया सहाजगढ़ी, माँ से हो गया मानसेरा, को से मतलब कालसी, सो से हो गया सोपारा, ए से हो गया एरगुड़ी, जो से हो गया जौगढ़ और गा से हो गया गिरनार और धा से हो गया धौली। दोस्तों आप लोग इस तरीके से एक ही ट्रिक में आपको मैंने याद करवा दिया। इसी तरीके से मैंने KVS को याद करवाया क्या कि जो अशोक ने जो बराबर की पहाड़ियों में आजीविक संप्रदायों के लिए जो झोपड़ियाँ बनवाई थीं, क्या गुफा अभिलेख बनवाए थे, गुफाएं बनवाई थीं, वो कौन कौन सी थीं? वो थीं KVS याद रखिएगा भाइयों मेरे दोस्तों। KVS से क्या हो गया? कड़ चौपर, विश्व झोपड़ी, सुदामा। कितना सरल है। KVS, के से हो गया कड़ चौपर और बी से हो गया विश्व झोपड़ी और सुदामा से हो गया क्या हो गया? S से हो गया सुदामा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेता हूँ मैं। अब मैंने बात कर ली किसके? बृहद शिलालेखों की। इस लघु शिलालेखों की मैं अभी रुकिए 1 मिनट, इसके बाद मैं बात करूँगा फिर इसके बाद में बृहद स्तंभ लेखों की। बृहद स्तंभ लेखों की लाइनें कितनी हैं? 7 लाइनें हैं उसमें। और कितने स्थानों पर मिली हैं? वो मिले हैं कितने? 6 स्थानों पर दोस्तों। कौन कौन से? दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया अर्राज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा और प्रयाग कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है दोस्तों, प्रयाग काशी स्तंभ लेख कौन कौन से? दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अर्राज और प्रयाग कौशाम्बी और रामपुरवा। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके बृहद स्तंभ लेख दोस्तों, जो कि ये जो है दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली लाया था। अब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था, कहाँ से लाया था? टोपरा से दिल्ली लाया था, मेरठ से दिल्ली लाया था। ये 2 जो स्तंभ लेख हैं वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इनको लगाया गया है। ठीक है, इसी तरीके से प्रयाग कौशाम्बी अभिलेख जो है स्तंभ लेख है वो अकबर द्वारा इलाहाबाद किले में लाया गया है दोस्तों। याद रखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कौन कौन से? दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अर्राज और प्रयाग कौशाम्बी और रामपुरवा। ये हो गए आपके बृहद स्तंभ लेख। इधर मैंने बताए थे बृहद शिलालेख, मैंने इधर बताए हैं बृहद स्तंभ लेख। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आज दिन तक जो अशोक के जो स्तंभ लेख या शिलालेख हुए हैं उनको पढ़ने में कई बार कठिनाइयाँ आई हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो स्तंभ लेख को किसने खोजा था? वो स्तंभ लेख को खोजा था T पैंथेलर द्वारा 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, कौन सा? ये वाला, ये बृहद स्तंभ लेख को खोजा गया किसके? T पैंथेलर द्वारा 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में T पैंथेलर द्वारा दिल्ली मेरठ को खोजा गया था। ठीक, अब खोज तो लिया है, लेकिन उसमें जो बातें लिखी हैं अब वो कौन पढ़े? उसके लिए भी कई शोध हुए हैं। जब शोध हुए तो शोध करते करते कई सालों के बाद में दोस्तों तब एक कौन आए? जेम्स प्रिंसेप। कौन आए? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है दोस्तों, ये जब आते हैं तो 1737 ईस्वी में ये किसको पढ़ते हैं? दिल्ली टोपरा को, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को इनका ये पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि कहानी और भी है। जब इन्होंने पढ़ा था तो ये श्रीलंका के राजा को समझ लिया था, लेकिन ये कौन थे? अशोक थे। ठीक है, इसकी चर्चा बहुत गहराई से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक मैं अलग से आप अशोक के जो हटके मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी। अशोक के बाद में मतलब अशोक का जो प्रपौत्र होता है वो होता है दशरथ। जिस तरीके से आजीविक संप्रदायों के लिए अशोक ने कड़ चौपाट, विश्व झोपड़ी और सुदामा जैसी गुफाओं का निर्माण किया था, इसी तरीके से दशरथ ने बराबर की पहाड़ियों में गोपी, बापी, पदरिक और लोमेश ऋषि की गुफाएं बनाई थी, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सा? लोमेश ऋषि। ठीक है, ये आप लोग याद रख लिया। मैंने ये इसलिए बता दिया दोस्तों कि जो बराबर की गुफाओं में गुफा अभिलेख बनाए थे किसने? अशोक ने। वो कौन थे? कड़ चौपड़, विश्व झोपड़ी, सुदामा। और ये जो 4 है गोपी, बापी, पदरिक और लोमेश ऋषि, यहीं से क्वेश्चन डाल दिया जाता। 3 उसमें से दे देते हैं, इसमें से नहीं है, या इसमें से एक दे देते हैं, उसमें से एक दे देते हैं, उसमें पूछ लेते हैं नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया। हालांकि जब मैं दशरथ को पढ़ाऊँगा तो दशरथ के में इस बात को मैं मेंशन करूँगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। हाँ,
अब लघु शिलालेख में मैं बात करूंगा। लघु शिलालेख में जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि धौली जौगड़ अभिलेख में क्या कहा गया है। तो धौली जौगड़ अभिलेख में कहा गया है, क्या उसमें लिखा है कि प्रजा को उसने अपनी संतान कह के पुकारा है। अशोक ने क्या लिखवाया उसमें कि मेरी प्रजा मेरी संतान के बराबर है, मेरी संतान के समान है। तो किस में कहा है? धौली और जौगड़ में। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा है कौन सा? लघु स्तंभ लेख, लघु शिलालेख में क्या है? भाब्रू अभिलेख। ठीक है दोस्तों, भाब्रू अभिलेख। तो भाब्रू अभिलेख में क्या कहा गया है? अशोक को मगध का राजा अर्थात मगधाधिराज कहा गया है। दोस्तों समझ लीजिएगा एक बात को, अगर मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा, मैं हिस्ट्री का एक एक पॉइंट आपको ना क्लियर करवा दूं तो आप देखना। ठीक है, चलिए भाब्रू अभिलेख में कहा गया है मगध का राजा अर्थात मगधाधिराज। दोस्तों इसी तरीके से उसमें कहा गया है कि बुद्ध, संघ और धम्म की चर्चा की गई है। किसमें? भाब्रू अभिलेख में। अब आपका आता है कौन सा? रुम्मिनदेही अभिलेख। रुम्मिनदेही अभिलेख को क्या कहा जाता है? लुम्बिनी अभिलेख। क्या कहा जाता है? लुम्बिनी अभिलेख। ये अपने कौन? अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष बाद, 20वें वर्ष सॉरी बाद नहीं, अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष कहाँ जाते हैं दोस्तों? लुम्बिनी जाते हैं, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, और वहाँ पर वह बलि नामक कर को माफ़ कर देते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो बलि नामक कर है वो माफ़ कर देते हैं। और एक कर और होता है जो भाग कर होता है। दोस्तों भाग कर का जो 1/6 भाग लिया जाता था प्रजा से, वह भाग घटा करके 1/8 कर दिया गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लुम्बिनी अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है? तो दोस्तों लुम्बिनी अभिलेख में बलि कर को समाप्त कर दिया गया, और भाग कर का जो 1/6 भाग होता था वो 1/6 भाग से घटा करके 1/8 भाग कर दिया गया है दोस्तों। ठीक, चलिए, और ये कब गए थे? ये अपने शासन के 20वें वर्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगाली सागर अभिलेख। निगाली सागर अभिलेख में कहा गया है कि राजा अर्थात अशोक अपने 14वें वर्ष निगाली गए थे। कहाँ गए थे? अपने शासन के 14वें वर्ष निगाली गए थे। इसलिए तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कौन सा? महारानी अभिलेख। महारानी अभिलेख को क्या कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या उल्लेख है? रानी कारूबाकी और उनके पुत्र तीवर की कहानी का उल्लेख किया गया है। दोस्तों किसकी? रानी कारूबाकी और तीवर की कहानी का उल्लेख किया गया है। किसमें? महारानी अभिलेख में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि है आपका कहाँ पर? कांधार की द्विभाषी अभिलेख। कांधार की द्विभाषी अभिलेख को और क्या कहा जाता है? शेर-ए कुन्हा भी कहा जाता है दोस्तों। एक और है आपका सारनाथ सांची अभिलेख। ठीक है दोस्तों, सारनाथ सांची अभिलेख। तो ये हो गए इनके किसके? अशोक के कौन कौन से अभिलेख हैं? तो अभिलेख में हो गया शिलालेख, स्तंभ लेख और गवाह लेख। मैंने सभी की चर्चा की है। एक बार आप देख लीजिए ट्रिक के माध्यम से, यूं आपको जब एक या दो बार इस चीज़ को देखेंगे आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे KBS हो गया, शाम को सोए जो गधा है, और जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है जो कि आपको शायद इस स्लाइड के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार।